नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन करके कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। सोयाबीन की फसल में हानिकारक कीटों की रोकथाम। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है और वो है कंटेनरों में मछलियों का पालन, जिसे बायोफ्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल से। बायोफ्लॉक तकनीक, बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं। 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है, तालाब नहीं होते हैं। वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है। टैंक जिसकी जो है डायामीटर जो है 4 मीटर होता है। 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई तर लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायामीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो है हाइट होती है। और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेकर 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं और इन टैंक को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। एक हम उदाहरण दे करके बताते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे और उस टैंक में हम जो मछलियाँ स्टॉकिंग करेंगे वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा। साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। इस तकनीक ये मुख्यतः जो तकनीक है बायोफ्लॉक, इसमें होता क्या है कि जो है जो बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक होता ये है कि इसमें हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका एक असेंबलेज होता है। जो जैसे कि इसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लॉक्स है, तो इनको क्या होता है कि मछलियाँ इन्हीं को खाती हैं। ये एक एज ए माइक्रोबियल प्रोटीन का काम करता है। टैंक को बनाने के बाद में हम लोग इसमें एक बायोफ्लॉक बनाते हैं। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंटेनर में करीब 150 लीटर कंटेनर में जो है पानी लेकर के और उसमें हम जो है गुड़ ले लेंगे करीब 50 ग्राम, 3 केजी जो है पुराने तालाब की मिट्टी ले लेंगे, 2 से 4 ग्राम जो है यूरिया ले लेंगे। तो इनको मिक्स करके उस 150 लीटर पानी के टैंक में जो है हम लोग भर देंगे और लगातार जो है इसमें एरेशन करेंगे। तो एरेशन करने के बाद करीब 24 से 48 घंटे में जो है फ्लॉक बन जाते हैं। फिर उसको हम करते क्या है कि उस टैंक पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एज ए वो इनाकुलम काम करता है। उसके बाद हम उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता।
बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वाड़ ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तिलापिया अगर हम लेते हैं तो 1000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं, उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी, तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम्स मछलियाँ हो जाएंगे। तो हमारा 6 महीने में लगभग हम लोग जो है 500 से 600 kg जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 kg जो है 120 से 30 रुपये पर 100 kg के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। दूसरा चीज़ इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट 6 महीने में लगभग आता है, वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी। और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी हो जाएगी। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और उसमें एरेटर्स लगते हैं जो है, तो इनका जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक है ये उन किसानों के लिए बहुत ही कारगर होगी जिनके पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था में है और यही वो अवस्था होती है जिसमें फसल की खास देखरेख करने की जरूरत है, क्योंकि इसी समय फसल पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है जो कि फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे में इन कीटों की रोकथाम किसान कैसे करें, चलिए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की कीट वैज्ञानिक प्रीति प्रिया से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आप सभी को आज सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में जानकारी दूंगी। सोयाबीन फसल में कई कीटों का प्रकोप विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। इन कीटों में मुख्यतः तने की मक्खी व चक्रभृंग, तना छेदक कीट, इल्ली, तंबाकू की इल्ली, अलसी की इल्ली, चने की फली छेदक पत्ती भक्षक कीट एवं सफेद मक्खी, जेसिड्स, माइट्स और थ्रिप्स रस चूसक प्रमुख कीट हैं। सोयाबीन के प्रमुख कीटों में से एक है गडल बीटल। जब सोयाबीन का पौधा 35 से 40 दिन का होता है या उसमें जब फूल बनने शुरू होते हैं तभी इस कीट का प्रकोप देखा जाता है। यह कीट पौधे के बीच के हिस्से में छेद करके
उसके तने तक पहुंच जाता है और अंदर के भाग को खोखला करता जाता है। अंदर के भाग को खाकर उसे खोखला कर देता है। वहाँ पे वह एक उस तने में ही वह एक रिंग बनाता है जो कि बाहर से ब्राउन कलर का, भूरा कलर का रिंग दिखाई देता है। रिंग के ऊपर का जो भी हिस्सा होता है, जैसे कि पत्तियां मुरझा जाती हैं और बाद में रिंग के ऊपर का हिस्सा कटकर गिर जाता है। इससे फसल को भारी नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए थियाक्लोप्रिड 21.7 SC का छिड़काव 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा कीट है जो कि बहुत ही प्रमुख कीट है, बिहार हैरी कैटरपिलर। इस कीट की जो मादा वयस्क होती है वो क्या करती है कि पौधे के पत्ते के निचली हिस्से में अंडे देती है और ये झुंड में अंडे देती है। जब अंडा फूटता है तो ये मांस में रहते हैं। एक साथ बहुत सारा अंडा दिखाई देता है पौधे के निचले हिस्से पर। बाद में यह अंडा फूटकर लार्वा बनता है और ये लार्वा फिर अलग अलग दिशा में मूव करते हैं। बिहार हेरी कैटरपिलर प्रारंभिक अवस्था में इल्लियां समूह में पत्तियों के नीचे रहकर और बाद में संपूर्ण फसल पर बिखरकर पत्तियों को खाकर क्षतिग्रस्त करती हैं। पूर्ण विकसित इल्ली पीलापन लिए हुए नारंगी व गहरे भूरे रंग की धारी युक्त होती है तथा शरीर पर नारंगी या भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। तो जो पहले का फेज़ है उसे हम लोग ग्रीगेरियस फेज़ कहते हैं और जो बाद का फेज़ है उसे हम लोग सॉलिटरी फेज़ कहते हैं। तो जब अंडा फूटता है उसी समय इसे कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जब ये वयस्क हो जाता है तो इसका जो हेयर रहता है बॉडी का वो कड़ा हो जाता है, जिससे कि जो भी कीटनाशी होता है उसका असर उसकी त्वचा तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए शुरू की अवस्था में ही इसे कंट्रोल करना बेहतर होता है। इसके लिए कीटनाशी का छिड़काव करें, जैसे कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5 SC का 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा क्लोरपाइरिफॉस 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तना छेदक कीट की मक्खी काले रंग की होती है जो कि 70-80% पौधों को ग्रसित करती है। ये मुख्य तना, टहनियों और डंडलों में सुरंग बनाती है। पौध अवस्था में इनके लगने के कारण पौधे सूख कर मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोक्सा कारब दवा 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। और एक सफ़ेद मक्खी भी सोयाबीन क्रॉप का एक प्रमुख कीट है। यह भी पत्तियों से रस चूसता है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और भारी मात्रा में नुकसान भी होता है। इसके रोकथाम के लिए आप कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि थियामिथॉक्सम 25 WG का 1.25 मिलीलीटर पर लीटर की दर से छिड़काव करें। क्लोरेंट्रा नीलीप्लोर प्लस लेम्डा साइलोथ्रिन का 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल पर छिड़काव करें। कीट नियंत्रण के उपाय: सोयाबीन की बुआई का कार्य समय पर करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। कीट से ग्रसित पौधे को तोड़कर नष्ट कर दें। फेरामेन ट्रैप्स लगाने से वयस्क कीट उड़ने वाले आकर्षित होकर ट्रैप में गिर जाते हैं, जिससे इल्लियों जैसे कीटों की नियंत्रण संभव है। HANPV की 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से भी पत्ती भक्षक कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस तरह किसान भाइयों, अभी मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर आप इस पर ध्यान देंगे और इस तरह से कीटनाशी का प्रयोग करेंगे तो आपको आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा और आपकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में राज्य में वर्षा असामान्य रूप से हो रही है, जिसके चलते भूमि का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। साथ ही राज्य के कई जिलों में सिंचाई जल की काफी कमी भी देखी जा रही है। किसान भाइयों, इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की।
तो इसके लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी। आज ये स्थिति बन चुकी है कि मानसून सीजन के बाद हमारे पास पीने के लिए पानी की भी समस्या आ रही है और सिंचाई के लिए तो और भी ज़्यादा समस्या है। तो पहले बात करें कि जल संरक्षण में हम किसान भाई क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम सतही सिंचाई जो होता है जनरली, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोखर की मतलब खुदाई कर सकते हैं अपने खेतों में। तो अगर ऐसा देखा जाए किसानों के पास जो भी ज़मीन है, अगर उसका 10% अगर खेत हम संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए उपयोग करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हर किसान को 10% ज़मीन जो है उनके खेत जितना भी रकबा है उसका 10% उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जल संरक्षण के लिए। तो जल संरक्षण करने के हमारे विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके खेत चौकार हैं या आयताकार हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खेत के तीनों साइड से आप 1 मीटर के भुजा का वर्गाकार नुमा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसका कि 1 मीटर गहराई होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके खेतों में जल संरक्षित होता है, बारिश का जल, और खेत के बाहर भी जल नहीं जाता है, जिससे कि आपका मृदा अपरदन भी नहीं होता है, जो बोलते हैं मृदा का क्षय भी नहीं होता है, और जल भी संरक्षित होता है। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में की तर्ज पर अब पहाड़ का पानी पहाड़ में भी कवायद शुरू करनी होगी। इसके लिए पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत जुताई करना प्रमुख है। इसके अलावा अधिक ढलान वाली जगहों पर समोच्च खेती यानी सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना होगा। पहाड़ों पर जगह जगह पर छोटी खाइयां खोदनी होंगी, जिससे वर्षा जल इनमें इकट्ठा होने लगेगा और धीरे धीरे रिसकर नीचे की ओर आएगा, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही मिट्टी कटाव भी रुकेगा। दूसरा एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं जौहर मेथड, जिसको हम पोखर बोल सकते हैं। तो अपने ज़मीन के बीचों बीच एक आप पोखर नुमा संरचना बनाएं और उसमें आप जल संरक्षित कर सकते हैं, ताकि वो जल रिसाव होकर आपके भूमि के अंदर जाए और भूमि के अंदर के जल के स्तर को बढ़ाए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या तरीके हैं, जैसे कि आप जाएँ अगर परंपरागत तरीकों में, तो देखेंगे कि कुएँ का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था पहले, और कुआँ कभी सूखता भी नहीं था। लेकिन आज के कंडीशन में अगर हम बात करें, हम कहीं भी कुआं नहीं देखते हैं। कुआं होने से सिर्फ हम जल निकासी नहीं करते थे, उसमें जब बारिश होता था तो वो जल को संचय भी करता था, और वो जल जितना संचय होता था वो ज़मीन के अंदर जाके भूमिगत जल को भी रिचार्ज करता था। तो ये जो एक कुएं का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि एक परकोलेशन टैंक जिसको बोलते हैं, उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है और उसका सरफेस एरिया जो ऊपर का एरिया होता है वो जस्ट कुएं की तरह ही होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कम होती है काफ़ी। तो अगर हम परकोलेशन टैंक एक अच्छी विधि है जिससे हम जल संचय करते हैं, और परकोलेशन टैंक सीधे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाए जाए और उन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए, तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। और दूसरे तरीके की अगर बात करें तो जैसे कि आजकल घरों में अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है वर्षा जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इससे हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपके घर में जो छत है, उस छत पे जो पानी एकत्रित होता है उसके मुहाने को अगर आप एक पाइपलाइन से जोड़कर अगर उसको सोखते के थ्रू अगर पानी को संचय करें तो आपका जल भी उससे संचय होगा। तो इसमें क्या करना होता है, आपको 1 फीट जैसी ब्याज की उसका सर्किल 1 मीटर का होना चाहिए और उसकी गहराई 16 से 20 फीट रखते हैं, और उसको जैसे रिंग नुमा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्रीकास्ट स्ट्रक्चर डाल के उसको गहराई तक ले जाते हैं, 16 फीट की गहराई को फिल करते हैं, और उसके अंदर आप मिट्टी का टुकड़ा, जैसे कि पहले ईंट का टुकड़ा डालें, उसके बाद छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों को डालें, फिर उसके बाद गिट्टी डालें, ग्रेवल डालें, उसके बाद जो अंतिम लेयर है उसको आप बालू से ढककर उसके अंदर आप पाइपलाइन अगर गिराते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वर्षा जल जो छत पे गिरता है जो कि वेस्टेज है उसको हम एकत्रित करें तो हमारे घर के आसपास के एरिया भी रिचार्ज रहेंगे, वहाँ पे पानी का लेयर कभी भी नीचे नहीं जाएगा। अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखरा या डोभा को बनाना पड़ेगा जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा।
नदी नालों पर डैम बनाने में भी जल संरक्षण काफी सहायक है। ऐसे में छोटे छोटे नालों पर कच्चे डैम बना सकते हैं, जिसमें काफी पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इनसे भूजल स्तर भी बढ़ता है। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करनी भी जरूरी है। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। जैसे हैंड पंप है आपका या मोटर आपने लगाया हुआ है सबमर्सिबल, तो वहाँ वाले इलाकों में भी आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे एक जैसे कि समानांतर तरीके से, जहाँ पे एक बोरवेल है उसके समानांतर तरीके से आप एक गड्ढा करें और वहाँ पे आप एक फिल्ट्रेशन यूनिट लगाएं, उससे भी हमारा जल रिचार्ज होता है। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप लोग आगे आएँ और जब सोख्ता निर्माण हो तो इसमें अपना हिस्सा लें और अपने घरों में भी आप सोख्ता का निर्माण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गौसिया, जिला गोपालगंज के कृषक रतन लाल ने। ये अमरूद के बाग में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रतन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद के बागवानी फसल पर उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जा सके ताकि अच्छा पैदावार हम उससे पाए, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। अमरूद के पौधे पर बहुत सारे कीड़े लगते हैं जो कि अमरूद का पैदावार को कम कर देते हैं। पहला चीज़ है कि बार किटिंग कैटरपिलर, जिसको बोलते हैं कि छाल भक्षक कीट। वो छाल भक्षक कीट छाल का नीचे ही उसका एक सुड़ंग बना लेता है। वो सुड़ंग अब आप अगर निकाल के उसको देखेंगे तो आपको जाले जाले टाइप के नज़र आएंगे। ये अगर छाल के अंदर ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर घुस के पौधे को खोखला भी कर सकते हैं। छाल भक्षक कीट, इस कीट के प्रकोप का अंदाजा पौधों पर इसकी पहचान चायनुमा अपशिष्ट लकड़ी के टुकड़े तथा अनियमित सुरंग की उपस्थिति से होता है। इसके पिल्लू वृक्षों की छाल शाखाओं और तना, विशेषकर जहां दो शाखाओं का जुड़ाव होता है, वहां पर छेद करके अंदर छिपी रहती है तथा रेशमी धागों से लकड़ी के बुरादे व अपने मल से बने रक्षक आवरण बनाकर तने को खाते हुए टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना देती है। इससे प्रभावित पौधे कमजोर व शाखाएं सूख जाती हैं और तेज हवा चलने पर शाखाएं ग्रसित भाग के स्थान से टूट जाती हैं। तो पहला चीज़ है कि वो जालों को हमको हटाना होगा। उसका रोकथाम के लिए हमको साइपरमेथ्रिन 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना होगा। इसके नियंत्रण के लिए अधिक प्रभाव होने पर 0.1% डाइक्लोरोवास से भीगा रुई का फोहा या क्लोरोपाइरीफॉस या क्यूनालफॉस का 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल को छिद्र में इंजेक्शन से डालकर गीली मिट्टी की लोई से छिद्र को बंद करें ताकि कीट अंदर ही नष्ट हो जाए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।